नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर में। हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। वुहान अनौपचारिक शिखर वार्ता के 6 हफ्ते के भीतर आज फिर मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग। द्विपक्षीय रिश्तों को आगे ले जाने पर होगा जोर। शिंगदाओ सम्मेलन में शंघाई सहयोग संगठन के साथ होगी भारत के नए रिश्तों की शुरुआत। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए बताया अहम प्रेरणा। कहा, सतत विकास लक्ष्यों को आकार देने में भारत ने निभाई अहम भूमिका। यूएन में भागीदारी और मजबूत बहुपक्षीय प्रतिबद्धता के लिए जताया आभार। बिहार और उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान आंधी, बारिश और बिजली गिरने से 50 से ज्यादा लोगों की मौत। मुंबई में भारी बारिश से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। बीएमसी ने रद्द की अधिकारियों की छुट्टियां। कर्नाटक और केरल में भारी बारिश की चेतावनी। सत्रह साल में पहली बार अफगानिस्तान में संघर्ष विराम पर सहमत तालिबान। ईद के मौके पर 3 दिन तक जारी रहेगा सीज फायर। विदेशी सेनाओं को इससे बाहर रखने की कही बात। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने गुरुवार को बिना शर्त संघर्ष विराम की थी घोषणा। और महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट के फाइनल में टीम इंडिया पाकिस्तान को दी 7 विकेट से मात। एकता बिष्ट प्लेयर ऑफ द मैच। और खबरों की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे से। चीन के वुहान शहर में अनौपचारिक शिखर वार्ता के 6 हफ्ते के भीतर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आज फिर मुलाकात करने वाले हैं। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के चीन दौरे पर चीन के शहर शिंगदाओ पहुंच चुके हैं, जहां एससीओ बैठक से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय मुलाकात होगी। इसी शहर में 18वां एससीओ शिखर सम्मेलन हो रहा है। यात्रा पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ में पूर्ण सदस्य के तौर पर पहले भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने पर खुशी जताई है। ट्विटर और फेसबुक पर प्रधानमंत्री ने लिखा कि एससीओ के विस्तृत एजेंडे में आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई से लेकर संपर्क, वाणिज्य, स्वास्थ्य और कृषि में सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है। साथ ही पर्यावरण की रक्षा और प्राकृतिक आपदा के जोखिम को कम करना और लोगों से लोगों के संबंध को बढ़ावा देना भी इसके एजेंडे में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के पूर्ण सदस्य बनने के बाद से पिछले 1 साल के दौरान एससीओ और इसके सदस्य देशों के साथ पहले के मुकाबले इन क्षेत्रों में विचार विमर्श बढ़ा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि शिंगदाओ सम्मेलन एससीओ के एजेंडे को और आगे ले जाएगा और संगठन के साथ भारत की नई शुरुआत होगी। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में जहां भारत का जोर आतंकवाद की बढ़ती चुनौती से निपटने के प्रभावी तौर तरीकों और सदस्य देशों के बीच सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर होगा, वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात में द्विपक्षीय रिश्तों को आगे ले जाने की कोशिश होगी। माना जा रहा है कि दोनों नेता अप्रैल में चीन के वुहान शहर में विश्वास बहाली को लेकर लिए गए फैसले को लागू करने की समीक्षा कर सकते हैं। हम इस समय चीन के पूर्वी तट पर बसे चिंगताओ शहर में हैं, जहां एससीओ का 18वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन की तैयारियों और इसमें हिस्सा लेने वाले देशों के प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए शहर को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। जगह जगह पर सम्मेलन से जुड़ी जानकारी के लिए बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं और इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले देशों के झंडे भी जगह जगह दिख सकते हैं। चीन के शानडोंग प्रांत का शिंगदाओ शहर 18वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के लिए तैयार है। ये चौथी बार है जब एससीओ का सालाना सम्मेलन चीन में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ शिखर सम्मेलन की सीमित और विस्तारित दोनों तरह की बैठकों में हिस्सा लेंगे। भारत और पाकिस्तान पिछले साल ही एससीओ के सदस्य बने हैं और इस साल पहली बार पूर्ण सदस्य के तौर पर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। आतंकवाद की बढ़ती चुनौती से निपटने के प्रभावी तौर तरीकों और सदस्य देशों के साथ सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर भारत का जोर रहेगा।
You see, there are multiple objectives of our participation. The common development is one, the connectivity is another, strengthening relations with Central Asian countries is another one, and also terrorism. How do we use this platform to fight terrorism and the scourge of terrorism in today's world. शिखर सम्मेलन के आखिर में घोषणा पत्र भी मंजूर किया जाना है। सम्मेलन का मकसद राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा चुनौतियों को दूर करने के लिए क्षेत्रीय सहयोग को गहरा बनाना है। सबसे बड़ा और सबसे पहला जो मकसद है इसका वो है डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन, और इसमें काउंटर टेररिज्म बड़ा महत्व रखता है। इसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ इस क्षेत्र में भी काम करते हैं। और तीसरा जो महत्व क्षेत्र है जहाँ पे एससीओ काम करता है वह यह है कि कल्चरल हार्मनी, कल्चरल एक्सचेंज, अलग अलग किस्म के देश जो है वो एकजुट होकर काम करना, ये एक तीसरा मकसद है एससीओ का। तो ये तीनों क्षेत्र में हम काम करेंगे और उम्मीद है कि ये जो चिंगताओ की समिट होने जा रही है उसमें एससीओ एक बड़ा आगे कूच करेगा और एक बड़ा आगे का एक स्टेप लेगा। जनसंख्या और भौगोलिक दृष्टि से देखें तो एससीओ दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है। भारत के लिए एससीओ के मेंबर देश के तौर पर यह पहला शिखर सम्मेलन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा चीन और रूस के राष्ट्रपतियों से भी मुलाकात करेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात में द्विपक्षीय रिश्तों को आगे ले जाने की कोशिश होगी। दोनों नेताओं की 1.5 महीने से भी कम समय में ये दूसरी मुलाकात होगी। वुहान इनफॉर्मल समिट के बाद भारत और चीन रिश्तों में बहुत बदलाव आ चुका है। डोकलाम का जो मुद्दा था वो हमने पीछे रह गया है और हम तो आगे का सोच रहे हैं, आगे का देख रहे हैं कि दोनों देशों के बीच में जो संबंध है इसको आगे कैसे ले जाने हैं, वो बायलैटरल स्तर पे भी होंगे और मल्टीलैटरल एससीओ स्तर पे भी होंगे। प्रधानमंत्री मोदी का यहां रूस समेत करीब 6 देशों के नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम है, लेकिन पाकिस्तानी राष्ट्रपति ममनून हुसैन से कोई द्विपक्षीय मुलाकात फिलहाल तय नहीं है, जो एससीओ सम्मेलन में हिस्सा लेने आ रहे हैं। शंघाई सहयोग संगठन की शुरुआत जून 2001 में हुई थी। इसमें भारत और पाकिस्तान के अलावा चीन, रूस और 4 मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। चीन के शिंगदाओ से विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। सीधा शिंगदाओ में रुक करेंगे हम अपने संवाददाता विशाल दहिया का। विशाल, सम्मेलन से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात पर भी सबकी नजरें हैं और हम जानते हैं कि बीते दिनों वुहान में नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की जो अनौपचारिक मुलाकात हुई उसके बाद दोनों देशों के आपसी संबंधों में काफी बदलाव भी आता दिखा। अब भारत और चीन डोकलाम की घटना को पीछे छोड़कर किस दिशा में आगे आते दिख रहे हैं और ये द्विपक्षीय मुलाकात कितनी अहम है? देखिए, काफ़ी अहम मुलाकात होगी प्रीति, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि 2 महीने से कम के समय में ये दूसरी बार ऐसा मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी आपस में एक दूसरे के साथ जिसे कहा जाए कि 1-on-1 मुलाकात जिसे कहा जाता है वो आज करेंगे। और 6 बजे के आसपास जो लोकल समय है उसके हिसाब से शाम को 6 बजे यानी कि अब से लगभग 2 घंटे बाद ये मुलाकात शुरू होगी। एजेंडे की जहाँ तक बात है तो दोनों ही तरफ से जिस तरह की खबरें निकल के सामने आ रही हैं, चाहे वो भारतीय दल हो या फिर जो चीन की जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है वहाँ से जो समाचार मिल रहा है उसके मुताबिक एक बार फिर से जो जोर रहेगा और जो फोकस रहेगा वो रहेगा कि किस तरह से दोनों देशों के बीच जो एक आपसी सहयोग है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, ना केवल ट्रेड और कॉमर्स के मामले में बल्कि संस्कृति के मामले में भी कल्चरल एक्सचेंजेस दोनों देशों के बीच में कैसे और बढ़ाई जा सकती हैं। इसके अलावा पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को कैसे बढ़ाया जा सकता है और एक कनेक्टिविटी, जो रीजनल कनेक्टिविटी की बात हो रही है, वहाँ जो दिक्कतें सामने आ रही हैं उन दिक्कतों को दोनों देश मिलकर कैसे उनको सुलझा सकते हैं। उसके अलावा क्योंकि ये एक सबसे
जिसे कहा जाए कि सबसे बड़ा जो क्षेत्रीय सहयोग संगठन है उसके तौर पर SCO बनकर उभरा है। जैसे कि आपने पहले सुना, भौगोलिक नज़र से देखें या फिर जनसंख्या की दृष्टि से भी देखें तो सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है। तो इस लिहाज से इस पूरे इलाके में जो क्षेत्रीय सुरक्षा है, यानी कि जो रीजनल सिक्योरिटी है, उसमें क्या चैलेंजेस हैं, उसमें किस तरह की दिक्कतें सामना करना पड़ रहा है, किस तरह की दिक्कतों का सभी देशों को, खासतौर पर टेररिज्म से जुड़े जो भी मुद्दे होंगे, उससे जुड़े जो भी मसले होंगे, उन मसलों को लेकर न केवल SCO की जो प्लेनरी सेशन होगा कल उसमें बातचीत होगी, बल्कि ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आज जब ये दोनों देशों के नेता आपस में एक दूसरे के साथ बात करेंगे तो शायद उसमें भी इस मुद्दे को लेकर आगे चर्चा हो कि किस तरह से जो आतंकवाद है उससे जुड़े जो खतरा है उससे निपटने के लिए किस तरह से दोनों देश एक साथ मिलकर आगे कदम बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। और अगर SCO सम्मेलन की बात करें विशाल, तो उसे लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, और पहली बार भारत के पूर्ण सदस्य के तौर पर शामिल होने से ये भी है कि मध्य एशिया के साथ जुड़ने में भारत को मदद मिलेगी। कितनी अहमियत SCO की और भारत के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है ये सम्मेलन? जी बिल्कुल, देखिए भारत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो प्रधानमंत्री जब पहुँचे हैं आपसे थोड़ी देर पहले, जब चीन पहुँचे हैं चिंगटाओ यहाँ पर, तो उसके तुरंत बाद उनका जो सबसे पहला कार्यक्रम है वो है चीन के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात। तो सीधे तौर पर ये एक ऐसी फोरम है, ये एक ऐसा मौका है जहाँ पर भारत को एक बार और इस तरह के चांसेस या अपॉर्चुनिटी जिसे कहा जाए वो मिल सकती है, जिसमें बाकी जो मध्य एशिया के देश हैं जिनके साथ रिश्ते मजबूत रहे हैं, पुराने रिश्ते रहे हैं भारत के, लेकिन उनमें एक तरह से कहा जाए तो कहीं ना कहीं एक नया जोश या नई जान भरने की ज़रूरत अगर कहीं पड़ रही है तो ये एक ऐसा मौका है जहां पर इन सभी देशों के नेताओं के साथ भारत के जो नेता हैं वो मुलाकात कर पाएंगे और एक डेलीगेशन लेवल की बातचीत हो पाएगी और उसमें वो पर्टिकुलर एरियाज आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं जहां भारत इन देशों के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है। और मध्य एशिया के देशों की बात की आपने प्रीति, तो यहाँ पर जो मध्य एशिया के देश जो मौजूद हैं, जो कि मेंबर देश हैं यानी कि सदस्य हैं SCO के, चाहे उज़्बेकिस्तान हो या तजाकिस्तान हो या कज़ाकिस्तान भी हो, तो उन देशों के जो नेता हैं और उन देशों के जो डेलीगेशन के मेंबर्स हैं उनमें काफ़ी उत्साह और दिलचस्पी नज़र आई भारत को लेकर कि भारत पहली बार SCO के मेंबर देश के तौर पर यहाँ मौजूद है, तो किस तरह का एजेंडा भारत का है इस मीटिंग को लेकर और किस तरह का एजेंडा वो चाहते हैं जो मध्य एशिया के देश हैं कि और भारत के साथ जो तालमेल है, जो सहयोग है, वो और किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये ज़रूर एक पहला मौका भारत के लिए मेंबर देश के तौर पर रहेगा। हालांकि जुड़ाव भारत का SCO से काफ़ी पुराना है, लेकिन अभी तक पर्यवेक्षक का देश के तौर पर था, अब एक मेंबर देश के तौर पर रहेगा। तो निश्चित रूप से एक और थोड़ा सा मौका रहेगा कि वो आगे बढ़कर अपनी बात और पुरजोर तरीके से भारत रख पाएगा और एक जी विशाल, और जो इससे जुड़ा तमाम से और नए सिरे से जो आपसी तालमेल है, आपसी सहयोग है, बिल्कुल, और इससे जुड़े तमाम नजरिए, तमाम पहलू, तमाम अपडेट हम आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। और एक तरह से नेटो के समान ही SCO संगठन को माना जाता है और माना जा रहा है कि भारत के प्रवेश से क्षेत्रीय राजनीति और व्यापार से जुड़ी चर्चाओं में समूह का कद और दबदबा और ज्यादा बढ़ेगा। वहीं SCO सम्मेलन से हर खबर पहुंचाने के लिए राज्यसभा TV भी चीन के शिंगदाओ शहर में मौजूद है। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के लिए बनाए गए मीडिया सेंटर का जायजा लिया राज्यसभा TV संवाददाता विशाल दहिया ने। तो इस वक्त हम चिंगताओ शहर में हैं, चीन के पूर्वी तट पर, और यहाँ पर एक मीडिया सेंटर बनाया गया है जहाँ पे ना केवल जो विदेशी पत्रकार हैं वो यहाँ मौजूद हैं और अपनी जो रिपोर्ट्स फाइल करनी है वो कर रहे हैं, बल्कि उसके अलावा जो चीन के जो अलग अलग न्यूज़पेपर्स हैं और चीन का जो रेडियो स्टेशन है और टेलीविज़न स्टेशन है उसके भी बहुत सारे पत्रकार मौजूद हैं। आपको जान के थोड़ी सी हैरानी ज़रूर होगी, लेकिन उनमें से एक पत्रकार हमारे भारतीय बंधु भी हैं। इस वक्त हैं मेरे साथ अखिल पाराशर। अखिल, आप अपने बारे में ही थोड़ा सा बताएं। मैं दिल्ली से हूं और मैं चाइना रेडियो इंटरनेशनल में एज एक विदेशी पत्रकार हूं
और मेरा जो काम है वो हिंदी में होता है। जो चाइना रेडियो इंटरनेशनल है वो चीन सरकार का ही एक रेडियो स्टेशन है, मीडिया है, और वो हमारे 65 भाषाओं में उसको ब्रॉडकास्ट किया जाता है। हिंदी उसमें से एक है, और मुझे करीब 7 साल हो गए यहाँ पर चीन में रहते हुए और इस मीडिया के साथ जुड़े हुए। अच्छा, आपके साथ आपकी एक सहयोगी हैं जी। और ये एक और थोड़ा सा आश्चर्य की बात होगी, ये चीन की मूल निवासी हैं, लेकिन शायद ये हिंदी मेरे और अखिल जितने ही ज़्यादा बेहतर तरीके से बोल सकती हैं। आइए उन्हीं से खुद जानने और समझने की कोशिश करते हैं। पहले उनका नाम जानने की कोशिश करेंगे, हालांकि वो अपना नाम पहले ललिता बताएंगी, लेकिन असली नाम भी जानने की ज़रूरत होगी। नमस्ते, मेरा हिंदी नाम ललिता और चाइनीज नेम वांग xiaobin। तो मैं अखिल के साथ काम करती हूँ। ललिता जी, आप क्या काम करती हैं और हिंदी कैसे आपको इतनी अच्छी आती है? मैं तो विश्वविद्यालय में हिंदी की पढ़ाई की थी और स्नातक होने के बाद मैं चाइना रेडियो इंटरनेशनल के हिंदी विभाग में जुड़े हूँ और अब अखिल के साथ काम करती हूँ। जी, तो क्या आपको फ़र्क नज़र आता है मैंडरीन जो कि आपकी मातृभाषा है वो और हिंदी जो कि हमारी मातृभाषा है, उसमें कोई ख़ास फ़र्क आपको नज़र आता है या किसी तरह की कोई कठिनाई आपको लगी जो है मैंडरीन से हिंदी सीखने में? अंग्रेज़ी भी आप जानती हैं, तो 3 अलग अलग भाषाओं पे आपकी पकड़ है? बिल्कुल, ये 3 भाषा है, अलग अलग भाषा है। चाइनीज़ तो मेरी मातृभाषा, तो आसानी से बिना सोच बोल सकती हूँ, और हिंदी लंबे समय तक काम करने में हिंदी का इस्तेमाल करती हूँ, और हिंदी मुझे लगता है चाइनीज़ से मुश्किल है। हिंदी मैंडरीन से मुश्किल है? आप अखिल से पूछिए। अखिल से पूछते हैं। अखिल, आपको भी चाइनीज़ आती है, क्या मुश्किल है, हिंदी या मैंडरीन? ऑब्वियसली चाइनीज़ लैंग्वेज मुश्किल है। यहाँ समझौता नहीं हो पा रहा है। आप दोनों एक ही रेडियो स्टेशन के साथ काम करते हैं, लेकिन शायद अभी भी इस पे कन्फ्यूजन बरकरार है कि हिंदी ज़्यादा मुश्किल है या मैंडरीन ज़्यादा मुश्किल है। आपके लिहाज से क्या लगता है कि क्या महत्वपूर्ण रहेगा इस SCO की इस 18वां जो शिखर सम्मेलन है उसकी बैठक में? इस बार के सम्मेलन में भारत पहली बार जो औपचारिक सदस्य के रूप में इसमें भाग ले रहे हैं, तो मोदी जी भी आने वाले हैं। हम उनका इंतज़ार में हैं और उनका स्वागत करते हैं। तो ऐसे मित्र यहाँ पर चिंगताओ में जो कि दोनों हिंदी बोल सकते हैं, और ख़ासतौर पे हिंदुस्तान के जो नागरिक हैं वो चाइनीज़ बोल सकते हैं, मैंडरीन बोल सकते हैं, और जो चीन की मूल निवासी हैं वो हिंदी बोल सकती हैं। तो ऐसा समावेश कभी कभी देखने को मिलता है। कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ विशाल दहिया, चिंगताओ शहर से, राज्यसभा टीवी के लिए। और इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक प्रेरणा बताया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने विश्व निकाय में भारत की भागीदारी और मजबूत बहुपक्षीय प्रतिबद्धता के लिए भारत का आभार जताया है। भारत संयुक्त राष्ट्र विकास भागीदारी निधि की पहली सालगिरह के मौके पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के साथ विकास साझेदारी कोष में भारत का नेतृत्व सराहनीय है। उन्होंने कहा कि भारत ने सतत विकास लक्ष्यों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इन लक्ष्यों को आकार देने से पहले विकास के लिए भारत की कोशिशें और दूरदृष्टि प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक समुदाय में सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रेरणा है। भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष की शुरुआत पिछले साल हुई थी, जिसका मकसद साझेदार देशों में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए परियोजनाओं की सहायता करना है। India played a very important role in shaping the Sustainable Development Goals. And even before the goals were crystallized, India's own development efforts and vision reflected many of the same priorities and aspirations. I thank India for its strong commitment to multilateralism and to partnership with the United Nations, which is expressed in many ways across the global agenda, but which we see again through the activities of this important fund. कुछ और अहम खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि माओवादी अब हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। गृह मंत्री का बयान कल पुणे पुलिस की ओर से कोर्ट में पेश उस चिट्ठी के बाद आया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नुकसान पहुंचाने की बात कही गई है।
जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। दरअसल पुणे पुलिस ने बुधवार को प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी से कथित रूप से संबंध रखने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस का दावा है कि उन्हें यह पत्र रोना विल्सन के घर से मिला था। गिरफ्तार लोगों में विल्सन भी शामिल है। इन लोगों को इस साल पुणे के पास भीमा कोरेगांव में हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस बीच केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने चरमपंथ प्रभावित क्षेत्रों से बाहर के इलाकों में माओवादी गतिविधियों के विस्तार को खतरनाक प्रवृत्ति बताया और कहा कि सभी राजनीतिक दलों को इसे समझना चाहिए। उन्होंने केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए सरकार के खिलाफ माओवादियों का इस्तेमाल करने को लेकर कुछ राजनीतिक दलों की आलोचना भी की। अपने फेसबुक पोस्ट में अरुण जेटली ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ राजनीतिक दल माओवादियों को एनडीए के खिलाफ अपने हितों के लिए हथियार के रूप में देखते हैं। एक इंटरनल कम्युनिकेशन ये भी प्राप्त हुआ है जिसमें एक कमांडर ने दूसरे उनके व्यक्ति को लिखा हुआ वो पत्र है जिसमें पूरा प्लान किस प्रकार से जिस प्रकार से श्री राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी उसी प्रकार से उसी मॉड्यूल में मोदी जी की भी हत्या किस प्रकार से की जाए इस प्रकार के प्लान को उसमें शेयर किया गया है। वैसे हम लोग अपने प्राइम मिनिस्टर के सिक्योरिटी को लेकर बराबर गंभीर रहते हैं और माओइस्ट का जहां तक सवाल है उनके बारे में मैं कहना चाहूंगा इस समय हारी हुई लड़ाई वो लड़ रहे हैं। माओ एक्सट्रीमिज्म माओवादी उग्रवाद अब काफी कम हो चुका है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कार्यकर्ताओं से नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने को कहा है। वो कल दिल्ली में जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के सम्मान समारोह में बोल रहे थे। अमित शाह ने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत बीजेपी राजस्थान में फिर अपना परचम लहराएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए मेहनत करने की अपील की। केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि पिछले 4 साल में आए बदलाव का असर दिख रहा है और ये जो परिश्रम होता है जनप्रतिनिधि का वो ही पार्टी की सुगंध को बढ़ाता है, फैलाता है, पार्टी के जनाधार को विस्तृत करता है, पार्टी के सिद्धांतों को घर घर तक पहुंचाने का काम करता है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने आरएसएस के कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के संबोधन को मौजूदा इतिहास की बड़ी घटना बताया है। लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि प्रणब मुखर्जी ने भारतीय राष्ट्रवाद के महान विचारों और आदर्शों को अभिव्यक्त किया। उन्होंने एक बयान में कहा कि अलग अलग विचारधारा के बावजूद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और प्रणब मुखर्जी ने संवाद का बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। लालकृष्ण आडवाणी के मुताबिक ऐसे संवाद से सहिष्णुता, भाईचारा और सहयोग का जरूरी माहौल बनाने में मदद मिलेगी। पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने आरएसएस का निमंत्रण स्वीकार करने के लिए प्रणब मुखर्जी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रणब मुखर्जी ने ये दिखा दिया कि वो विभिन्न विचारधाराओं के लोगों के बीच चर्चा और बातचीत में विश्वास रखते हैं। लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली पहली भारतीय तोप धनुष पोखरण में अपने अंतिम ट्रायल में सफल रही। इसे सेना में शामिल करने का रास्ता साफ हो गया है। गन कैरेज फैक्ट्री के सीनियर जनरल मैनेजर एसके सिंह ने यह जानकारी साझा की है। अपने अंतिम परीक्षण में 6 धनुष तोपों ने 2 से 6 जून के बीच कुल 300 गोले निशाने पर दागे। इसी के साथ इसका अंतिम परीक्षण पूरा कर लिया गया। फैक्ट्री द्वारा निर्मित की गई 12 धनुष तोपों में से करीब 4200 राउंड फायर किए गए। परीक्षण में सब कुछ सही पाया गया। इस तोप का ठंडी से ठंडी जगह सिक्किम और लेह और गर्म से गर्म जगह बालासोर, बबीना, झांसी और पोखरण में परीक्षण किया गया। ठंड, बरसात और गर्मी के अलग अलग वातावरण में भी इसकी जांच की गई। सटीकता, उपयोगिता की दृष्टि से धनुष तोप दुनिया की सर्वश्रेष्ठ आर्टिलरी गन में से एक है। धनुष आर्टिलरी गन की मारक क्षमता 38 किलोमीटर है। यह आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से सुसज्जित है। इस आर्टिलरी गन के 81% कलपुर्जों का निर्माण देश में ही हुआ है। 2018-19 में 1 दर्जन तोपों की सप्लाई सेना में कर दी जाएगी। प्रथम चरण में सेना को 114 तोपों की आपूर्ति की जाएगी। कुल 414 आर्टिलरी गन की सप्लाई की गई है। गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर में निर्मित 155 mm की एक धनुष तोप की लागत करीब 14.5 करोड़ रुपए है, जबकि इस तोप के एक गोले की कीमत करीब 1 लाख रुपए है।
इसकी मारक क्षमता विदेश से आयातित उस बोफोर्स तोप से 11 किलोमीटर ज्यादा है, जिसे सेना ने कारगिल युद्ध में उपयोग किया था। 2011 से शुरू हुए धनुष के निर्माण का काम 2014 में पूरा हो गया था। उसके बाद लगातार 4 सालों से इसका परीक्षण जारी था। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य शांताराम नाइक अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। 72 साल के गोवा के पूर्व कांग्रेसी सांसद शांताराम नाइक का दिल का दौरा पड़ने से आज सुबह 7 बजे निधन हो गया। दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें मड़गांव में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके निधन पर कई नेताओं ने शोक जताया है। शांताराम नाइक ने गोवा से राज्यसभा में 2 बार प्रतिनिधित्व किया। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता LP शाही का भी आज निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली के एम्स अस्पताल में आखिरी सांस ली। वो 98 साल के थे। बिहार से आने वाले शाही विधानसभा और लोकसभा के सदस्य भी रहे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि स्वतंत्रता सेनानी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य LP शाही की कमी पार्टी में सबको खलेगी। और अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों में 17 साल में पहली बार तालिबान संघर्ष विराम पर सहमत हो गया है। अफगानिस्तान में तालिबान ने इस ईद के मौके पर 3 दिवसीय संघर्ष विराम पर सहमति जताई है। अफगानिस्तान की सरकार की ओर से गुरुवार को संघर्ष विराम की घोषणा के बाद तालिबान ने इसका ऐलान किया है। हालांकि तालिबान का कहना है कि विदेशी सेनाओं को संघर्ष विराम से बाहर रखा जाएगा और उनके खिलाफ अभियान जारी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी भी हमले के खिलाफ युद्ध की रक्षा करेंगे, खुद की रक्षा करेंगे, माफ कीजिएगा। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने गुरुवार को तालिबान के साथ बिना शर्त संघर्ष विराम की घोषणा की। इस संघर्ष विराम से आतंकवादी संगठन IS इस्लामिक स्टेट को बाहर रखा जाएगा। The level of confidence today is sufficient for President Ghani to announce a temporary ceasefire for the end of Ramadan, offering the Taliban an opportunity to bring to an end this fighting and providing the world a clear demonstration of his government and our alliance's commitment to peace and an Afghan-led, Afghan-owned peace process. नजर मौसम के हाल पर। बिहार और उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान और बिजली गिरने की घटनाओं ने एक बार फिर कहर बरपाया है। राज्य में आंधी तूफान और बिजली गिरने की घटनाओं के चलते 50 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। इसके अलावा अलग अलग हादसों में करीब 25 लोग घायल भी हुए हैं। वहीं भारी बारिश का सामना कर रहे महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में अभी और बारिश होगी। मौसम विभाग ने 12 जून तक मुंबई और उत्तरी तटीय इलाकों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं। इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि वो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। और एक नजर मौसम के हाल पर। और खेल की दुनिया से अच्छी खबर है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशिया कप T20 टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को आज 7 विकेट से करारी शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। जीत के लिए पाकिस्तान की तरफ से मिले 73 रनों के लक्ष्य को टीम इंडिया ने 23 गेंदें शेष रहते हासिल कर लिया। टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा 38 रन स्मृति मंधाना ने बनाए, जबकि कप्तान हरमनप्रीत कौर ने नाबाद 34 रनों की शानदार पारी खेली। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की पूरी टीम महज 72 रन ही बना सकी। टीम इंडिया की तरफ से एकता बिष्ट ने 3 विकेट चटकाए। उनकी शानदार गेंदबाजी की वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।